अभी ये रिएक्शन आपको दिख रही है नाइट्रेटिंग प्रोसेस की। जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है नाइट्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर, है ना। ये नाइट्रो कंपाउंड बन रहा है और नाइट्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब नाइट्रेशन की प्रोसेस, नाइट्रीकरण की प्रोसेस जो है वो उसकी रेट जो है वो डिपेंड कर रही है नाइट्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स को देख सकते हैं जो कि नाइट्रोनियम आयन बना के दे सकते हैं, और वो सारे मिक्सचर्स जो हैं क्योंकि वो नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं इसलिए वो नाइट्रीकरण के काम में लिए जा सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल तो आपने पढ़ा है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 अगर आप लेते हैं तो नाइट्रोनियम आयन आपको बनता है, H3O+ बनता है और HSO4- बनता है। मतलब HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों मिला के भी नाइट्रोनियम आयन बना के देते हैं। उसी तरीके से अगर आपने HNO3 लिया है और साथ में आपने परक्लोरिक एसिड HClO4 अगर आपने लिया है वो भी आपको नाइट्रोनियम आयन बना के देगा। अगर आपने HNO3 लिया है, हाइड्रोफ्लुओबोरिक एसिड आपने लिया है तो वो HbF4, तो ये दोनों मिलके भी आपको नाइट्रोनियम आयन बना के दे सकते हैं। इसलिए हमेशा H2SO4 लेना ज़रूरी नहीं है। HNO3 के साथ आप HClO4 भी ले सकते हैं या फिर आप HbF4 भी ले सकते हैं, वो भी नाइट्रोनियम आयन बना के दे सकते हैं, इसलिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में HNO2 नाइट्रस एसिड भी होता है, और इन दोनों की रिएक्शन से हमको क्या मिलता है, यहाँ से NO3- बाहर निकला और ये HNO3 का H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक पॉजिटिव आयन जो कैटायन है वो आपको इस तरह से मिला, और वो कैटायन में से वापस NO+ बाहर निकलता है, नाइट्रोनियम NO2+ नाइट्रोनियम आयन निकल जाता है और H3O+ H2O जो है वो बाहर निकला। H2O और HNO3 वापस रिएक्शन करके NO3- और H3O+ बनाते हैं। मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन आपको बना के दे सकता है। अब अगर आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह से काम करता है जिसमें H2SO4 नहीं है, अकेला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो आपको बना के दे रहा है नाइट्रोनियम आयन। अब अगर आप सदुम नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो सदुम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के अंदर थोड़ा सा NO2 भी अगर घुला हुआ है तो वो सदुम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। और सदुम नाइट्रिक अम्ल में आपके पास HNO3 है और NO2+ भी है, दोनों मिला हुआ है तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि NO2+ आयन जो आपको नाइट्रोनियम आयन चाहिए वो तो आपको HNO3 दे देगा, ठीक है ना। और ये जो NO2+ एक्स्ट्रा वाला जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता जाएगा और HNO3 बनाता जाएगा, और जैसे जैसे HNO3 बनेगी NO2+ जो है नाइट्रोनियम आयन जो है वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम कर सकता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी। अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अपन ने फिनॉल की रिएक्शन जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है उसके केस में थोड़ा सा HNO2 नाइट्रस एसिड भी होता है। तो यहाँ आपको पॉजिटिव आयन जो है ना NO2+ नाइट्रोनियम नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है, नाइट्रोसोनियम आयन आपको मिलता है, पॉजिटिव आयन। और ये रिएक्शन हमने फिनॉल में भी पढ़ी थी। तो जब आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है जो कि हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के रूप में इसको काम में ले रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में थोड़ा सा नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव आयन आपको मिलता है, और फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन हमने देखी थी तो फिनॉल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसोफिनॉल आपके पास बना के देता है। ये नाइट्रोसोफिनॉल जो है वो वापस HNO3 से रिएक्शन करता है और आपको पेरा पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल आपको नाइट्रो ग्रुप लगा के देता है, और ये आपके पास पेरा नाइट्रोफिनॉल जो है आपके पास मिल जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपको ऐसा करना है कि आपको सिर्फ एक NO2 ग्रुप लगाना है ना, एक NO2 ग्रुप आपको लगाना है पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे मिथाइल ग्रुप है और आपको NO2 ग्रुप अर्थो पोजीशन पे ही लगेगा क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है अर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप लगाना है तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम एसिटाइल जो है कंपाउंड ले लेंगे, एसिटिक एसिड वाले जो कंपाउंड होते हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा रहता है, एसिटाइल ग्रुप जो है जिसमें CH3CO जहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्रुप अगर हम ले लें एसिडीकरण के साथ ही तो यहाँ पर क्या होगा कि
सिर्फ एक एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और एक NO2 ग्रुप जो है वो एंट्रोस। तो एक NO2 ग्रुप अगर लाना है तो एसिटाइल कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे और इस तरह से आप नाइट्रो कंपाउंड बना सकते हैं। अब अगर आपको क्या करना है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट उनके नाइट्रिक कंपाउंड्स नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे केस में या कई बार डायरेक्ट नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं बन पाते हैं। जब डायरेक्ट नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं तो हम एनिलीन के द्वारा बनाते हैं कि हमने लिया है ये जो है आपके पास पेरा नाइट्रो एनिलीन आपने ले लिया है। और ये पेरा नाइट्रो एनिलीन अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड, सदुम सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है या पर सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया है, H2SO5 आपने ले लिया है, तो पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पर बनता है, पेरा नाइट्रोबेंजीन आपके पास बनेगी। और ये पेरा नाइट्रोबेंजीन आपके पास जो है, अगर आप इसकी वापस नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन आपके पास बन जाती है। ये पेरा पोजीशन है, मेटा नहीं है, पेरा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कभी पूछा जाता है कि पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपने ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ले लेंगे, उसके साथ भी अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे, पेरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन जब आप इसके साथ करते हैं तो भी आप पेरा जो है डाइनाइट्रो कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद अगर आपने एनिलीन लिया है ना, और एनिलीन से अगर आपको क्या बनाना है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है जो कि नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीकरण पे आपको क्या बना के देती है, नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। तो आपने एनिलीन लिया है, NaNO2 और हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लुओबोरेट आपके पास बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लुओबोरेट जो होता है, इसकी अगर आप वापस रिएक्शन करेंगे NaNO2 के साथ कॉपर के उपस्थिति में, तो आपके पास इसका कंपाउंड जो है वो क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है ना। पर ये जो सेकंड रिएक्शन है पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक यू।